भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। The President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. 1975 में भारत में इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया आपातकाल यानी इमरजेंसी भारत के इतिहास का काला अध्याय है। मगर सन 1971 तक सब कुछ तो ठीक ही चल रहा था इंदिरा गांधी के लिए। मार्च में हुए चुनावों में भारी जीत और दिसंबर में पाकिस्तान के खिलाफ जंग में शानदार फतेह। आखिर अगले 4 सालों में ऐसे हालात कैसे हो गए जो इंदिरा को देश में आपातकाल लगाना पड़ा। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 कारणों की जिनकी वजह से इंदिरा ने 1975 में भारत में आपातकाल लगा दिया था। किसी भी सरकार के प्रदर्शन का सबसे उम्दा प्रमाण पत्र देश की अर्थव्यवस्था होती है। इंदिरा 1971 में गरीबी हटाओ के लुभावने नारे के साथ सत्ता में वापस तो आई, मगर अगले 4 सालों में देश की अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठ गया। 1971 में पाकिस्तान के साथ लगभग 2 हफ्तों तक चली जंग में देश के खजाने से लगभग 400 करोड़ रुपए खाली हो गए, जो कि आज के रुपए की कीमत के हिसाब से करीब 17,500 करोड़ रुपए है। करीब 1 करोड़ बांग्लादेशी शरणार्थियों का भार ढोते हुए भारत की जीडीपी की वृद्धि दर 1971 में मात्र 0.9% ही रह गई। फिर 1972 और 1973 के मानसून ने भी देश को धोखा दे दिया। 2 सालों तक खराब मानसून होने के कारण देश के कई हिस्सों में सूखे की स्थिति हो गई। देश भर में अनाज की कमी थी। औद्योगिक उत्पादन यानी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी देश में घट गया था। नतीजन बड़े पैमाने पर लोगों की नौकरियां जाती रही। कंगाली में आटा गीला की तर्ज पर 1974 में चंद दिनों में ही कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 4 गुना हो गई। इन सब कारणों से देश में 1975 के आते आते महंगाई की दर 25% तक हो गई थी। ऐसे में किसानों, मजदूरों और आम जनता के मन में इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ काफी असंतोष पैदा हो गया था। मगर दुर्भाग्यवश कांग्रेस सरकार के पास इन आर्थिक समस्याओं का कोई समाधान नहीं था। इंदिरा गांधी के वित्त मंत्री अपने हाथ खड़े कर चुके थे। देश में बड़े पैमाने पर फैला असंतोष अब अलग अलग जगहों पर आंदोलनों के रूप में बाहर आने लगा था। दिसंबर 1973 में अहमदाबाद के लाल भाई दलपत भाई इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र हॉस्टल के मेस की फीस में 20% की बढ़ोतरी के विरोध में हड़ताल पर चले गए। इस हड़ताल ने पूरे गुजरात में हड़ताल और विरोध प्रदर्शनों की ऐसी लहर को शुरुआत दी कि जनवरी के आते आते पूरे गुजरात में मानो आग सी लग गई थी। गुजरात में जगह जगह पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें होने लगी। अहमदाबाद में तो शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए सेना को बुलाना पड़ा। लोगों ने इस गुजरात के आंदोलन को नवनिर्माण आंदोलन का नाम दिया। अंततः इंदिरा गांधी को आंदोलनकारियों के आगे हार माननी पड़ी और आंदोलन की सबसे मुख्य मांग के अनुसार गुजरात के कांग्रेसी मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल को त्याग पत्र देना पड़ा। फरवरी 1974 में गुजरात की ही तर्ज पर बिहार में भी छात्रों ने विरोध प्रदर्शन की शुरुआत कर दी। मार्च में बिहार विधानसभा का घेराव करने वाले छात्रों पर गोली चला दी गई, जिसमें आधिकारिक तौर पर 3 छात्रों की मौत हो गई। इसके बाद इस आंदोलन की भी आग पूरे बिहार में फैल गई। इस आंदोलन की अगुवाई समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण कर रहे थे। बहरहाल यह आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहा और इससे पहले कि यह आंदोलन किसी अंजाम तक पहुंचता, देश में इमरजेंसी लगा दी गई। बिहार के 1974 के आंदोलन की एक खास बात यह भी है कि इस आंदोलन से लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, सुशील कुमार मोदी और कई युवा छात्र नेता के रूप में उभरकर सामने आए, जो आगे चलकर बिहार के दिग्गज राजनेता बने। छात्रों, किसानों और मजदूरों के बीच पनपा असंतोष 1974 के आते आते अब सरकारी कर्मचारियों के बीच में भी फैल चुका था। 1974 में इंदिरा के खिलाफ असंतोष की ज्वाला ऐसी भड़की कि देश की जीवन रेखा कहे जाने वाले भारतीय रेलवे के पहिए 20 दिनों तक मानो थम ही गए। 1974 की भारत के रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी हड़तालों में से एक है। 17 लाख रेलवे कर्मचारी 20 दिनों तक इंदिरा की सरकार से लोहा लेते रहे। उनकी मांगे थी उनकी ड्यूटी या शिफ्ट की समय सीमा तय करना और उनके वेतन एवं दूसरे भत्तों में वृद्धि। इस हड़ताल का नेतृत्व जॉर्ज फर्नांडिस कर रहे थे, जो कि उस समय रेलवे यूनियन
ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन के अध्यक्ष थे। इस हड़ताल से रेल के चक्कों की तरह जैसे देश की रफ्तार भी थम गई। इंदिरा गांधी की सरकार ने निर्ममता के साथ इस आंदोलन को कुचल दिया। हजारों आंदोलनकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया, यहां तक कि उनके परिवारों को भी रेलवे कॉलोनियों से निकालकर बेघर कर दिया गया। 1971 की इस ऐतिहासिक हड़ताल से यह साफ हो गया था कि सरकार के खराब प्रशासन की वजह से अब सरकारी सेवा के ढांचे में भी असंतोष घर कर चुका था। 1971 से चलते आ रहे ऐसे नाटकीय घटनाक्रम का अंत भी आखिरकार अत्यंत ही नाटकीय ही होना था। इंदिरा ने सत्ता में आने के बाद अपने पसंद के सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्त करके और अदालतों के निर्णयों को उलटने के लिए कानूनों को लाकर न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में करने की पूरी कोशिश की थी, मगर फिर भी इतना सब करना इंदिरा के लिए अंततः नाकाफी ही रहा। दरअसल 1971 के चुनावों के बाद से ही राजनारायण, जिन्होंने इंदिरा के खिलाफ रायबरेली में चुनाव लड़ा था और हार गए थे, इंदिरा के खिलाफ एक कानूनी जंग लड़ रहे थे। चुनाव हारने के बाद राजनारायण ने उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट में इंदिरा गांधी के निर्वाचन को निरस्त करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी। इस याचिका में यह आरोप लगाया गया था कि इंदिरा ने चुनाव जीतने के लिए भ्रष्ट तरीके अपनाए थे और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया था। राजनारायण 4 सालों तक यह मुकदमा लड़ते रहे। अंततः जून 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा पर लगे आरोपों को सही पाया और उनकी चुनावी जीत को अवैध करार दिया। इस फैसले से कई मोर्चों पर घिरी इंदिरा की मुसीबतें अचानक कई गुना बढ़ गईं। इंदिरा ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील तो दायर की, मगर 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले पर मुहर लगा दी। इंदिरा का निर्वाचन तो अवैध घोषित हो ही चुका था, कोर्ट ने उन पर चुनाव लड़ने पर भी 6 साल का प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद इंदिरा ने जो किया वो भारत के इतिहास का एक काला मगर महत्वपूर्ण अध्याय है। यह इंदिरा का सत्ता के प्रति मोह और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति निरादर ही था, जो अगले ही दिन इंदिरा की सलाह या यूं कहें आदेश पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने पूरे भारत में आपातकाल यानी इमरजेंसी की घोषणा कर दी। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। काला कबूतर चैनल सब्सक्राइब करें ताकि समसामयिक विषयों, विचार मंथन योग्य मुद्दों और रोचक तथ्यों पर बने हमारे वीडियोस आप तक पहुंचे जल्द से जल्द।